सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम दिवाकर स्वरूप है। मैं पटना, बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने अपना बीटेक और एमटेक आईआईटी खड़गपुर से किया है 2020। उसके बाद मैंने फुल टाइम यूपीएससी प्रिपरेशन में हूँ मैं और उसके बाद से मैं इनफैक्ट ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है ऐसे टेक्निकली तो। सो 21, 22, 22, 22 एंड 23 ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जो मैंने यूपीएससी में दिया और फॉर्च्यूनेटली इस बार मैं आईएफएस में 68th रैंक के साथ क्वालिफाई किया हूँ। सो दिस वाज़ माय इंट्रोडक्शन इन ब्रीफ। और मैं बताना चाहूँगा कि लाइक मेरे अटेम्प्ट्स की जर्नी ऐसी रही है कि जो पहला अटेम्प्ट था मैंने वो जस्ट कॉलेज से निकलते के साथ 2021 में पास आउट हुआ और मैंने अपना अटेम्प्ट दे दिया। और सेम टाइम मैं जॉब भी कर रहा था, तो बेसिकली उस समय मेरा कुछ भी सिलेबस स्टार्ट भी नहीं हुआ था। बस पेपर अटेम्प्ट करने के लिए दे दिया, तो वो एज़ अ फ्लूक था। तो टेक्निकली आई डोंट काउंट एज़ एन अटेम्प्ट बट हाँ, वो अटेम्प्ट तो अटेम्प्ट होता है। फिर 2022 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया सीरियसली और 22 में मैंने अटेम्प्ट दिया, वो मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था, लेकिन उसका मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ मेरा, ठीक। उसके बाद मैंने 23 अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया और 23 अटेम्प्ट में मेरा आईएफएस में 68th रैंक आ गया। सो ये मेरी जर्नी थी और सक्सेस का क्रेडिट जहाँ तक बात करूँ तो सबसे ज ब बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है। वो मेरे काफ़ी सपोर्ट सिस्टम रहे हैं, बी इट फाइनेंशियली और मेंटली। और ये मैं काफ़ी अपना फॉर्च्यून मानता हूँ कि मैं प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आता हूँ। सो दैट हैज़ बीन माय कंटीन्यूअस सपोर्ट। अ, आप लोग जो लोग भी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो क्वेश्चंस, मैं सबको आंसर करूँगा और मोस्ट ऑफ द एफएक्यूज़ जो होते हैं मैं उनको आंसर कर लूँगा और कुछ नए डाउट्स होंगे तो उनको भी मैं ले लूँगा लास्ट में। तो प्लीज़ हैव पेशेंस। एक-एक करके सब आंसर करते हैं। तो हाँ, एक-एक करके मैंने अपनी जर्नी बता दी है। इंट्रो लोगों को पता ही होता है कि प्रीलिम्स इज़ कॉमन। कट ऑफ में वेरिएशन होता है। सिविल सर्विसेज कट ऑफ से 15 से 20 नंबर ज़्यादा कट ऑफ होते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट सर्विसेज की। तो डेफिनिटली आई थिंक आईएफएस की जो सबसे बड़ी डील है वो प्रीलिम्स कट ऑफ को पार करना है। उसके बाद रिलेटिवली आप एक कम कॉम्पिटिशन वाले ज़ोन में जाते हैं। डेफिनिटली कॉम्पिटिशन उधर भी है, बट मेजर कॉम्पिटिशन आपका एलिमिनेट हो जाता है प्रीलिम्स में ही, क्योंकि सिविल का कट ऑफ भी जहाँ लोगों को पार करने में मुश्किल होती है, वहाँ आपको फॉरेस्ट के कट ऑफ के लिए 15 से 20 नंबर ज़्यादा लाना होता है। तो ये चीज़ है। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करें? सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, प्रीलिम्स में 2 पार्ट होता है। एक जीएस का पेपर, पेपर 1 और एक सीसैट के पेपर्स, पेपर 2। तो जीएस पेपर के लिए स्ट्रैटेजी सिंपल सी है, बुक लिस्ट सबको पता है क्या होता है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है ये। मतलब मैं कुछ नया नहीं इसमें बता पाऊँगा क्योंकि मैंने कुछ नया पढ़ा ही नहीं है। लक्ष्मीकांत पढ़ा है, स्पेक्ट्रम पढ़ा है, जो आप सब लोग पढ़ते हैं। करंट अफेयर के लिए वही मंथली मैगज़ीन्स किसी भी कोचिंग की, मैंने पर्सनली पीडी 65 फ़ॉलो किया था विज़न का, तो वो मेरा करंट अफ़ेयर का सोर्स था। एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि करंट अफ़ेयर में जो लोग सिर्फ़ मैगज़ीन पे रिलाई करते हैं, वो प्लीज़ डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालें। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है कि करंट अफ़ेयर धीरे-धीरे आप एब्ज़ॉर्ब करते हैं स्लो, जो कि लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट करता है। तो करंट अफ़ेयर के लिए आई थिंक सिर्फ़ मंथली मैगज़ीन या फिर ईयरली कंपाइलेशन पे आप रिलाई ना करके एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनाएँ। वो आप कोई-सी भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने स्टार्ट फ़ेज़ में इंडियन एक्सप्रेस को रेफ़र किया था क्योंकि उसका लैंग्वेज मुझे सिंपल टू अंडरस्टैंड लगता था। तो मैं किसी बिगिनर को बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी एक न्यूज़पेपर को लेके अभी नहीं स्टार्ट हुए हैं, यू कैन बिगिन विथ इंडियन एक्सप्रेस। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, आप द हिंदू भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है तो नो इश्यूज़ एट ऑल। तो ये बात हो गई करंट अफेयर की जीएस में। और स्टैटिक के लिए मैंने जैसे बता दिया, जो बुक लिस्ट है वो कॉमन बुक लिस्ट है और उसमें कुछ नहीं करना है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जहाँ पे लोग सोचते हैं मैं कैसे बाकियों से ज़्यादा मार्क्स लाऊँगा, जबकि चीज़ तो सब कोई सेम ही पढ़ रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि रिवीज़न इज़ द की। आप पढ़ें कम बट उसको रिवाइज़ ज़्यादा बार करें। रिवीज़न इन द सेंस कि कुछ लोग सोचते हैं 2 बार 3 बार पढ़ना बुक को इनफ होता है। बट आप देखेंगे कि लक्ष्मीकांत में अब भी जब भी पढ़ूँगा लक्ष्मीकांत अभी भी, हालाँकि उसे उसे मैंने 15-20 बार पढ़ चुका हूँ, बट फिर भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ होंगी मैं पक्के से भूला हुआ होऊँगा। तो रिवीज़न इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो चीज़ आप बार-बार भूल रहे हैं, उनको भी आप याद के रखें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक रिटेनमेंट उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए व्हेन यू गो इन द प्रीलिम्स पेपर। सो रिवीज़न वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लाइक उसका कोई काउंट नहीं है रिवीज़न। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मान लीजिए लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट बोला, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री
कि मैं बात करूँ स्पेक्ट्रम के चैप्टर्स कुछ, जैसे उस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वाले चैप्टर हैं, तो उनको 10, 15, 20, 25 आप जितने बार पढ़ें, वो उतनी बार कम है, उनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। तो दैट इज़ द पॉइंट कि रिविज़न इज़ द की। और प्रीलिम्स को लेके बहुत लोग के मन में आता है कि एनवायरनमेंट कैसे करें, उसमें तो यूपीएससी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रही है। बट आपको समझना है कि प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना था, 200 में से 75 नंबर। 200 में से 75 नंबर कितने होते हैं? अगर आप मान लीजिए नेट क्वेश्चन्स की बात करें तो 100 में आपको 37 क्वेश्चन्स ही करेक्ट करने हैं। अगर आप 100 क्वेश्चन भी मान लीजिए आप अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन्स मतलब करने हैं? 55 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आप कट ऑफ के काफ़ी आगे हैं। मतलब 50% ही क्वेश्चन्स आपको सही करने हैं। और कोई भी आप किसी भी साल का पेपर ले लें पिछले 5 से 10 साल में, 50% क्वेश्चन तो मिनिमम ऐसे होते ही हैं उसमें, जो आपके स्टैटिक सोर्सेज़ से आएँगे। तो आई वुड से कि फोकस ऑन दोज़ लो हैंगिंग फ्रूट्स जिन पे आप आसानी से काम कर सकते हैं। दैट इज़ द की टू क्रैक प्रीलिम्स। आप कितने भी टफ पेपर ले लो, आप 2023 की पेपर लोग बोल रहे थे काफ़ी टफ है। 22 भी इनफैक्ट अच्छा खासा लेवल 87 कट ऑफ गया था, अराउंड दैट नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस पेपर में भी अगर आप देखें, तो उस पेपर में भी आपके 30, 40, 45 क्वेश्चन्स आप निकाल ही लेंगे जो आपको स्टैटिक सोर्स से ही आ रहे हैं। तो उनको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते हो कि उनका रिलेवेंस कभी भी कम नहीं होगा, दैट इज़ एवरग्रीन। तो आई थिंक ये स्टैटिक का इम्पोर्टेंस है सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स क्वालीफाई करने में। या अगर आप स्टैटिक से एक बार अच्छे से डन हो गए, आपके बेसिस कवर्ड है, तब फिर आप सोचिए कि हाँ, एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स, उनको कैसे टैकल करना है। बहुत सारे अलग-अलग सोर्सेज़ हैं, जैसे कुछ लोग डाउन टू अर्थ मैगज़ीन पढ़ते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना कुछ लोगों का हॉबी रहता है, तो उनसे कुछ-कुछ क्वेश्चन्स के आंसर निकल के आते हैं। लेकिन यही बताना चाहूँगा कि ये सब तब जब आपका बेसिक स्टैटिक पोर्शन्स आपका कवर है, आपका ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज़ कवर्ड है, आपकी लक्ष्मीकांत कवर्ड है, आपकी स्पेक्ट्रम कवर्ड है, आपकी पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ की जो 11th की किताबें हैं वो काफ़ी अच्छी कंटेम्परेरी थ्योरीज़ से क्वेश्चन्स भी आते हैं थ्योरीज़ के। तो यही मैं बताना चाहूँगा कि स्टैटिक बहुत इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स में। अब बात करते हैं सीसैट की। सीसैट का प्रिपरेशन पर्सनली मैं अपने लिए बात करूँ तो इट हैज़ नॉट बीन दैट चैलेंजिंग कंसीडरिंग कि मैंने अपनी आईआईटी खड़गपुर से अपनी पढ़ाई की है और इंजीनियरिंग एक बैकग्राउंड से रहा हूँ मैं। बट डेफ़िनेटली एक बात तो ऑब्ज़र्वेबल ट्रेंड है कि ये ट्रेंड बहुत खतरनाक होते जा रहा है। मैंने काफ़ी मार्कशीट ऐसे देख लिए हैं जिनके जीएस में 120, 125 नंबर थे बट दे फॉल्टर्ड इन सीसैट, उनका सीसैट ही ना निकला। इनफैक्ट पिछले साल के पेपर बनाने में मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुई, कंसिडरिंग माय बैकग्राउंड आल्सो क्योंकि पेपर की डिफ़िकल्टी ही ऐसी थी। तो आई वुड से कि सीसैट को लाइटली ना लें, इसको ड्यू अटेंशन दें क्योंकि सीसैट भले ही क्वालीफाइंग है, बट वो एक ढील आप अगर देंगे, तो आपका एक पूरा ईयर बर्बाद हो रहा है। वो ईयर तो आप छोड़ो, आपका वो इतना मोटिवेशन डाउन होगा कि आप आगे इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाएँ कि नहीं, वो भी बहुत डायलेमा में आ जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सीसैट की प्रिपरेशन अच्छे से करें और कैसे करना है इस पे मैं बहुत सबसे बेस्ट इंसान नहीं होऊँगा जो इसको आंसर दे पाऊँगा क्योंकि मैंने खुद नहीं किया है सीसैट प्रिपरेशन, अभी तक मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है। बट हाँ, कुछ हैं मेरे पीयर सर्कल्स में दोस्त लोग जिन्होंने किया है सीसैट की प्रिपरेशन, तो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी मदद से आप वो कर सकते हैं प्रिपरेशन। जैसे आप यूट्यूब पे जाएँगे यूपीएससी सीसैट रीज़निंग या फिर यूपीएससी सीसैट मैथ्स ऐसे टॉपिक डालेंगे, तो आपके कुछ टीचर्स की वीडियोज़ आ जाएँगे, कुछ अच्छे-अच्छे प्लेलिस्ट आ जाएँगे। तो आप उससे देख कर के अपने सीसैट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स का इम्पोर्टेंस फॉर प्रीलिम्स, फॉर जीएस 1 एंड सीसैट दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीएस में आप देखें, जो क्वेश्चन्स के थीम्स हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होते हैं या फिर उनके जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं, वहाँ से आते हैं क्वेश्चन्स। बहुत सारे क्वेश्चन्स आप एनालिसिस एक बार करके देखें। जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो कुछ रीजन लगातार यूपीएससी पूछ रही है, उनका थीम बन चुका है। जैसे कोई वेस्ट एशिया का रीजन हो गया, इंडियन ओशन का रीजन हो गया। ये रीजन्स यूपीएससी लगातार अपने थीम बेस्ड पे पूछते रह रही है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको काफ़ी आइडिया मिलता है कि हाँ, हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको एग्ज़ैक्टली पता चलता है कि इवॉल्विंग ट्रेंड क्या है। जैसे आप 5 साल का सेट क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए 2017 से 23 आपको पता चलेगा एविडेंट ट्रेंड कि मैथ के क्वेश्चन्स बढ़ रहे हैं और टफ हो रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन। पिछले साल जैसे नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के काफ़ी क्वेश्चन पूछ दिए।
ये कोर मैथमेटिक्स क्वेश्चंस थे बिल्कुल, जो एक जेईई का बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, उस लेवल के वो क्वेश्चंस थे। तो डेफिनिटली इट वाज़ नॉट वेरी ईज़ी टू डू दैट सीसेट प्रिपरेशन कि बिल्कुल आप हलवे में बैठे एग्ज़ाम में निकल जाएँगे, वैसे नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को, क्वेश्चन को, ट्रेंड को कैसे इवॉल्व कर रहा है। मैथ्स टफ हो रहा है, तो आपको मैथ्स को टाइम देना पड़ेगा। यही स्ट्रैटेजी है। और ड सेकंड थिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को जो लोग भी किसी एक चीज़ पे रिलाई करते हैं, या तो उनकी मैथ्स अच्छी है, तो वो सिर्फ मैथ्स के भूते जाएँगे, या इंग्लिश अच्छी है, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के जाएँगे। तो बहुत गलत स्ट्रैटेजी है आज के दिन में। किस साल कौन-सा पार्ट आसान आएगा, यू नेवर नो। इसलिए यूपीएससी को हम लोग अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बोलते हैं। अनप्रेडिक्टेबल इज़ द की हियर। तो जो मैथ्स इनको अच्छा लगता है, वो प्लीज़ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चन्स उतने ही शिद्दत से प्रैक्टिस करके जाएँ। वो काफ़ी मतलब क्रूशियल होंगे आपको एग्ज़ाम में प्रेशर सिचुएशन से निकालने में कुछ। आप अगर कहीं मैथ्स में फँस रहे हैं, 5-10 इंग्लिश के क्वेश्चन्स आसानी से निकल गए। फिर आपको कॉन्फिडेंस आपको ऐसा बूस्ट होगा कि जो आप जिस मैथ्स क्वेश्चन में फँस रहे हैं, उन्हें भी आप कर ले जाएँगे। तो सीसेट में बिल्कुल फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को भी उतनी ही ध्यान, और मैथ्स के जो क्वेश्चन्स आते हैं, मैथ्स, रीज़निंग, बिल्कुल उन पे भी उतना ही ध्यान। तो ये रहेगा प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी। और प्रीलिम्स में जब बात आती है, सिलेबस एक बार आपने कंप्लीट कर लिया, आपने सेक्शनल टेस्ट लिख दिया। उसके बाद कुछ टेस्ट सीरीज़ पे काफ़ी लोगों को चाहिए होता है क्लैरिटी, कितने टेस्ट ने क्या दें। तो देखिए, टेस्ट सीरीज़ का ये है इम्पोर्टेंस कि टेस्ट सीरीज़ सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि टेस्ट सीरीज़ क्या है और क्या नहीं है। टेस्ट सीरीज़ आपको वो क्वेश्चन्स नहीं देगा जो आपको सीधे उठ के यूपीएससी एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं। आप वैसा सोच के जाएँ कि मैं 100 क्वेश्चन दूँगा, तो 10,000 क्वेश्चन्स मेरे बन गए, उनमें से ही क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तो लड़ ही जाएँगे यार, एटलीस्ट 40-50 लड़ जाएँगे। नहीं, वो गलत एक्सपेक्टेशन है। वो सोच के जाएँगे तो आप टेस्ट सीरीज़ का बेनिफिट कभी नहीं उठा पाएँगे। टेस्ट सीरीज़ का 2 सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाना कि उस लिमिटेड टाइम में उतने क्वेश्चन्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन्स कितनी तेज़ी से पढ़ने हैं, कितने राउंड में क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने हैं, ये एक स्ट्रैटेजी डेवलप करने में टेस्ट सीरीज़ का इम्पोर्टेंस होता है। तो सेकंड थिंग इज़ कि ब्रेन को वैसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स को सॉल्व करने का हैबिट डलवाना, कि अगर कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है, मोस्टली क्वेश्चन्स ऐसे ही होंगे जो आपको एग्ज़ैक्ट फैक्ट्स आपको यूपीएससी में नहीं पता होंगे। बट उसके बाद भी आपको कैसे उन क्वेश्चन्स को टैकल करना है एंड कैसे टुवर्ड्स द आंसर पहुँचना है आपको, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी में आपने देखे होंगे बहुत लोग वीडियोज़ बनाते हैं एलिमिनेशन ट्रिक्स, इस तरह के मतलब 10 तरह के ट्रिक्स सिखाएँगे ये वो। बट आप उन वीडियोज़ को देख के अगर वो ट्रिक्स आप सीख रहे हैं और आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम हॉल में आप लगा लेंगे वो नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि वो एक खुद की बनाई हुई इंट्यूटिव चीज़ होती है, जिसको आप एलिमिनेशन ट्रिक्स का नाम दे देते हैं, और यूपीएससी वो पैटर्न आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तभी आप समझ पाएँगे कि हाँ, यूपीएससी हर क्वेश्चन में एक हिंट दे देती है कि हाँ, एक कॉमन सेंस से आप कैसे उस क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। आपको नहीं पता एग्ज़ैक्ट चीज़, फिर भी आप कैसे कॉमन सेंस से टैकल कर सकते हैं। तो वो आप खुद से बनाएँ और खुद से डेवलप करें। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो कुछ और लोगों की आप हेल्प लें। करने के लिए आपको कॉमन सेंस और इन ट्रिक्स का ही इस्तेमाल करना है। बट वो जितने ज़्यादा सेल्फ डेवलप्ड होंगे आपके खुद के, आप एग्ज़ाम हॉल में न्यू क्वेश्चन्स में उतने अच्छे से न्यू क्वेश्चन्स पे लगा पाएँगे उनको। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि मार्केट में जो चल रहा है ट्रिक्स के नाम पे सीधा-सीधा वो फ़ॉलो ना करके एक बार खुद से देखें, खुद से सोचने की कोशिश करें कि हाँ, क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन में और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है यूपीएससी में। ठीक है, तो प्रीलिम्स पे मैंने काफ़ी बात कर ली, हाँ, टेस्ट सीरीज़ की मैं बात कर रहा था, एक्सपेक्टेशंस ये सेट कर कितने देने हैं, ये बिल्कुल पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जैसे फुल लेंथ टेस्ट मैंने 10 से 15 ही लगाए होंगे लास्ट ईयर मैंने, बट कुछ लोग 40-50 भी लगा के जाते हैं। बट मैंने क्या किया था, अ, एग्ज़ाम के 4-5 महीने पहले फोरम आईएएस जो कोचिंग है, उनकी एसएफजी प्रोग्राम होती है। उसमें क्या होता है कि डेली सुबह में आप जाते हो, और एक फिक्स सिलेबस होता है, उसमें 50 क्वेश्चन्स होते हैं स्टैटिक पोर्शन से। तो वो एक मैंने अपने आप पे एक्सटर्नल डिसिप्लिन अपने आप पे एनफोर्स कर लिया था। देखिए, इस प्रिपरेशन में मोटिवेशन, ये सब लोग पूछते हैं मोटिवेशन कहाँ से मिला, क्या रहा? बट मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको रेगुलर कोई मोटिवेट करे या फिर कुछ करे। डिसिप्लिन इज़ द की।
डिसिप्लिन अगर आप अंदर से खुद को इन्फोर्स कर पा रहे हैं खुद पे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ एक्सटर्नल आप चीज़ ऐसे लाएँ जिससे आप पे डिसिप्लिन इन्फोर्स हो। जैसे मैंने अपने आप पे डिसिप्लिन इन्फोर्स किया एसएफजी प्रोग्राम में एनरोल होके। एसएफजी प्रोग्राम में क्या था कि डेली सुबह मुझे 7 से 8 टेस्ट देना होता था। फिक्स सिलेबस रहता था, स्टैटिक बुक से क्वेश्चन आता था, मोटिवेशन आ गया मेरा। तो यही बताना चाहूँगा मोटिवेशन के पीछे भागने से अच्छा है आप अपने सोर्स ऑफ डिसिप्लिन को आइडेंटिफ़ाई करें और एक डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई करें, ये चीज़ है। तो उससे क्या हुआ था मेरा कि ये एफजी जो मैंने किया 4 महीना, उससे मेरा हुआ था कि स्टैटिक बिल्कुल मेरा कमांड हो गया था बहुत अच्छे से। तो ये चीज़ था इम्पोर्टेंट स्टैटिक पे बच्चे कमांड था और उसके बाद मैंने 10 से 15 फुल लेंथ टेस्ट दिए एंड दैट वाज़ माय होल टेस्ट सीरीज़ का जो ये चीज़ था। और अपने आप से देखिए आप कितने टेस्ट सीरीज़ देने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी अब डेवलप कर पा रहे हैं और आपका ब्रेन कितने टेस्ट सीरीज़ देने के बाद बिल्कुल उस ज़ोन में जा रहा है कि हाँ, अब फंक्शन कर रहा है यूपीएससी एग्ज़ाम को टैकल करने का उस पे। अगर आप 5-10 टेस्ट सीरीज़ के बाद ही आपको लग रहा है कि ब्रेन ऑप्टिमम परफ़ॉर्म कर रहा है, दैट इज़ इनफ। लेकिन आप आपको लग रहा है कि अभी ब्रेन को और ज़रूरत है और कसरत की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल 20, 25, 30 टेस्ट दीजिए, कोई हर्ज नहीं है टेस्ट सीरीज़ देने में। बट टेस्ट सीरीज़ देने के बाद उसका एनालिसिस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप कोई टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, तो आपको बिल्कुल उसका सॉल्यूशन पढ़नी चाहिए। कौन-सी गलती कैसे हुई? उसको कैटेगराइज़ करें आप मिस्टेक्स को, कि आपकी कौन-सी सिली मिस्टेक्स हैं, कौन-सी मिस्टेक्स आप अगली बार आप नहीं करना चाहेंगे। कहाँ पे आपने अच्छे अटेम्प्ट किए, कहाँ पे आपने एक लॉजिकल गेस लिया, तो आपका सही हुआ। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि टेस्ट सीरीज़ देना है और उसको एनालाइज़ भी करना है, तभी आपका टेस्ट सीरीज़ का इम्पोर्टेंस है। ठीक है? तो आई थिंक आई हैव होलिस्टिकली कवर्ड प्रीलिम्स, हाउ टू गो अबाउट द प्रीलिम्स। अब मेंस पे मूव करते हैं। तो मेंस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आईएफएस का जो मेंस है, वो सिविल सर्विसेज़ के मेंस से थोड़ा डिफरेंट होता है। सिविल सर्विसेज़ में आपका 4 जीएस पेपर होता है, 1 ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं और इंग्लिश हिंदी आपका क्वालीफाइंग होता है। फॉरेस्ट सर्विस आप मेंस में आते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश का पेपर जो है, आपका बिल्कुल कंपल्सरी होता है, उसके मार्क्स ऐड होते हैं। आपका जीएस का पेपर एक ही होता है और उस जीएस पेपर में आपका जीएस 1, 2, 3 मिला के ऑलमोस्ट सारे जो डायमेंशन्स होते हैं, वो एक जीएस पेपर में कवर्ड होता है। और उसके बाद आपका आता है ऑप्शनल्स, तो यहाँ पे फॉरेस्ट में 2 ऑप्शनल्स होते हैं आपके और आप फॉरेस्ट के ऑप्शनल्स के चेक करेंगे लिस्ट तो मोस्टली वो साइंस और टेक्निकल बैकग्राउंड के ऑप्शंस होते हैं। तो और हर ऑप्शनल के यहाँ 2-2 पेपर होते हैं यहाँ, टोटल मिला करके 4 + 2 6 पेपर्स हो गए आईएफएस में आपके। तो ये डिफरेंस हुआ आपका सिविल सर्विसेज से इसके ऑप्शनल्स में। और ऑप्शनल्स का जहाँ प्रिपरेशन का बात करें, तो इंग्लिश के लिए आपको बेसिक्स आपका अच्छा होना चाहिए इंग्लिश का, मतलब ग्रामर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैंने बेसिक्स अपने रिवाइज़ किए थे, रेन एंड मार्टिन बुक आती है, सॉल्यूशन के साथ, तो इंग्लिश मैंने वहाँ से रिवाइज़ किया था रेन एंड मार्टिन बुक से। और एसे लिखने की जहाँ बात करें, तो थोड़ा डिफरेंट होता है ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ के एसे से। यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ में देखेंगे कि आप मोस्टली फिलॉसफिकल एसेस का ट्रेंड ज़्यादा है और लेकिन आईएफएस के जो एसेज होते हैं इंग्लिश पेपर में, एक तो वो 100 मार्क्स का होता है आउट ऑफ 300 और दूसरा टॉपिक्स थोड़े से रिलेटिवली कंटेम्परेरी इश्यूज से आते हैं, बहुत फिलॉसफिकल नहीं होते हैं। जैसे आपका टॉपिक ले लें डेमोग्राफिक डिविडेंड या फिर कोई आईआर का टॉपिक हो गया, तो इस तरह के टॉपिक्स आते हैं आईएफएस में ज़्यादा। और आईएफएस का जो इंग्लिश पेपर है उसमें एसे में आपका फैक्ट्स, डेटा ये सबसे ज़्यादा एक लैंग्वेज का आपका जो फ्लो है और आप कितना करेक्ट वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो सब ज़्यादा चेक होता है। सिविल सर्विसेज़ में इनफैक्ट ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है लैंग्वेज तो इम्पोर्टेंट होता ही है, बट आपका एक थॉट प्रोसेस और एक कोहेरेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ पे डेटा, मल्टीपल डायमेंशंस ये सब में चेक होती है, ये सब ज़्यादा चेक होता है उस सिविल सर्विसेज़ के एसे में। तो आई थिंक ये डिफरेंस है दोनों के ऐसे पेपर में और बाकी इंग्लिश में तो आपका जो ग्रामर आता है आपको रेन एंड मार्टिन या फिर कोई भी आप इंग्लिश की बेसिक ग्रामर की बुक ले लें, आप उससे कवर कर सकते हैं। इंग्लिश का पेपर का तो यही है 300 मार्क्स का है, तो इट्स गुड स्कोरिंग लोग अच्छा स्कोर करते हैं और इससे डिफरेंस भी क्रिएट होता है। बट वही इम्पोर्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लें, किस तरह के आते हैं और उन चैप्टर्स पे आप ज़्यादा फोकस करें, जिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले। ठीक है? इंग्लिश का पेपर हो गया। अब मैं जीएस पेपर की बात करना चाहूँगा। तो अगर आपने सिविल सर्विसेज़ का आप मेंस लिख रहे हैं, तो आपको इसके जीएस आईएफएस के जीएस पेपर के लिए बहुत कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
जीएस पेपर में आपका मोस्टली वही सब सब्जेक्ट्स होते हैं सब कुछ। थोड़ा बहुत फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे आईएफएस में आपका एंशिएंट मिडिएवल से भी फैक्चुअल क्वेश्चन्स आ जाते हैं मेंस में। तो ये आपका एक अलग होता है सीएसई मेन से। बाकी आप जीएस 1, 2, 3 किसी भी पेपर में ले लें और या फिर जीएस पेपर आप आईएफएस का ले लें, तो आंसर राइटिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा की होता है। क्योंकि आपको लिखने के लिए 150 या 250 वर्ड ही मिलने वाले हैं, इतना तो पक्का है। आप भले ही किसी टॉपिक पे बहुत बड़े विद्वान हो, बट आपको लिखना या तो 150 शब्द है, या तो 250 शब्द है, ये सबसे पहले आपको याद रखना है। तो किसी भी कंटेंट को जब आप पढ़ रहे हैं, तो क्रैमलेस रीडिंग ना करें कि मैंने 1 आर्टिकल पढ़ लिया, 2 आर्टिकल पढ़ लिया, 3 आर्टिकल पढ़ लिया, लगातार आर्टिकल पे आर्टिकल पढ़े जा रहा हूँ, वो नहीं करना है। आप जो भी पढ़ें उसको कंसोलिडेट करके कैसे बेटर प्रेज़ेंट करना है पेपर में उस पे ध्यान दें। तो वही आंसर राइटिंग जिसको बोलते हैं लिखने की प्रैक्टिस, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर दैन कि आप बस पढ़ते जा रहे हैं उससे। सबसे बेस्ट तरीका होता है इस चीज़ का जो टॉपर्स कॉपीज़ हैं। बहुत सारे कोचिंग्स टॉपर के आंसर जीएस के कॉपीज़ अपलोड करते हैं। आपको मोस्टली पता चल ही जाते रहते हैं और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हर टॉपर का स्टाइल तो अलग-अलग होता है। कोई पॉइंट में लिखना प्रेफ़र करते हैं, कोई पॉइंट पैराग्राफ मिक्स करते हैं। सब में कॉमन होता है वो एक फ्लो और एक स्ट्रक्चर आंसर कि हाँ, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन वाली जो होती है टेम्पलेट, वो लिखेंगे, एग्ज़ाम्पल्स देंगे, हर पॉइंट को सब्सटेंशिएट करेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल कॉमन दिखेगी आपको हर टॉपर में। बाकी चीज़ अंदर स्टाइल जो होती है, किसी के स्ट्रक्चर कोई फ्लो चार्ट में ज़्यादा लिखता है, तो ये सब बिल्कुल पर्सनल है, कौन कैसे बेटर प्रेज़ेंट कर सकता है। तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं बोलना चाहूँगा कि यूपीएससी ऐसे लिखने से ही ज़्यादा नंबर देती है क्योंकि ये किसी को नहीं पता है। बट हाँ, एक चीज़ जो कॉमन सब में आपको दिखेगी, एग्ज़ाम्पल से एनरिच्ड होते हैं, बिल्कुल सब्सटैंशिएटेड होते हैं फैक्ट्स उनके। जो भी वो अपने क्लेम कर रहे हैं कि हाँ अ, अपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं पेश, तो उनमें फैक्ट से सब्सटैंशिएशन होता है। तो आंसर राइटिंग ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ आएगी आपको मल्टीपल प्रैक्टिस से। आप जितने आंसर्स लिखते जाएँगे, जितने जीएस के पेपर सॉल्व करते जाएँगे, उतना ज़्यादा आपको रिकॉलिंग पावर आएगी कि हाँ, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया, यहाँ पे ये फैक्ट को डालना है। तो वो बेसिकली आपको सिर्फ़ पढ़ने से नहीं आएगा बल्कि आप मॉक टेस्ट देंगे जीएस के, उसपे थिंक करेंगे बैठ के, तो वो ब्रेन की हैबिट डेवलप हो जाती है। तो जीएस पेपर का यही फंडा होता है, चाहे वो आप सिविल सर्विसेज़ में लिख रहे हों, चाहे आईएफएस में लिख रहे हों, नथिंग डिफरेंट, दोनों जगह सेम ही टाइप से लिखना होता है। टॉपर्स कॉपी जैसे मैंने बताया इज़ द की और मॉक टेस्ट, ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल बनाने का एक होता है कि मल्टी डायमेंशनल कैसे बनाएँ। तो इसका बहुत सारा अप्रोचेज़ होता है, आप देख सकते हैं तो इसको भी सेम जैसे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन्स हो गए, तो उसमें कौन-कौन स्टेक होल्डर हो सकते हैं? एक अपना फार्मर हो गया, एक आपकी गवर्नमेंट हो गई, कंज्यूमर्स हो गए, एग्रीकल्चर का आपको एक्सपोर्ट वाला डायमेंशन हो गया। तो हर स्टेक होल्डर पे कैसे-कैसे, क्या-क्या इफ़ेक्ट होता है, ये स्टेक होल्डर अप्रोच हो गया। इसी तरीके से एक लाइफ साइकिल अप्रोच होता है कि कोई भी चीज़ की बिगिनिंग, प्रेज़ेंट और फ्यूचर इस वे में लिखने का। तो इस तरह के कुछ-कुछ अप्रोचेज़ होते हैं, इनको आप सीखिए और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। तो और ये आपको टॉपर कॉपी से भी मिल जाएँगे या फिर बहुत लोगों ने यूट्यूब वीडियोज़ भी बना के रखी हैं इस इन चीज़ पे। तो आप ये चीज़ वहाँ से सीख सकते हैं कि अपने आंसर्स को मल्टीपल डायमेंशनल कैसे बनाया जाए ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स फेच करें। किसी एक डायमेंशन को पकड़ के बहुत एक्सटेंड करने से अच्छा होता है कि आप मल्टीपल डायमेंशंस खोलें और सब में छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पॉइंट्स लिख दें। एग्ज़ामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे ने स्पेस कंस्ट्रेंट की वज़ह से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कम किया है, लेकिन इसको पता सब सारे डायमेंशन थे। और आपको कभी भी ये डाउट हो कि ये करूँ या वो करूँ, आंसर इस तरह से लिखूँ या उस तरह से लिखूँ, तो इसको मैं सॉर्ट करने का आपको बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ। आप खुद एग्ज़ामिनर के माइंड में घुस के देखिए कि हाँ, मेरे पास एक पेपर आया है, एक बच्चे ने ऐसा लिखा और दूसरे बच्चे ने दूसरे तरीके से लिखा। तो मैं अगर एग्ज़ामिनर होऊँगा तो मैं किसको मार्क्स दूँगा? तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएँगे। जैसे मैंने बताया एक बच्चा है कि वो 3 डायमेंशन लिख रहा है बट उसको काफ़ी इलैबोरेट कर दिया है और एक बच्चा है कि वो उसने 6-7 डायमेंशन लिख दिए हैं बट उसने इलैबोरेट कम-कम किया है। तो ऑब्वियसली मैं यही सोचूँगा कि जिसे डाय उस ए एक बच्चे को डायमेंशंस बहुत ज़्यादा पता थे, लेकिन स्पेस और टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वो नहीं लिख पाया। हमने आंसर राइटिंग की बात कर ली और
मॉक टेस्ट का मेंस में रेलेवेंस आप समझ लीजिए। मॉक टेस्ट का रेलेवेंस आपका मेंस में काफ़ी है कि आपको 3 घंटे में बैठ करके उतने नंबर ऑफ 20 क्वेश्चन्स सिविल्स में ले या 24 क्वेश्चन्स आप आईएफएस में ले रहे हैं। ये लिखना आसान नहीं होता है। बिल्कुल, आप पहला बार लिखेंगे तो आपका हाथ ही आपका जवाब दे देगा। आपके हाथ दर्द करने लगेंगे, आपके हाथ सूज जाएँगे। और ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ आएगा कि इट्स नॉट एन वेरी ईज़ी थिंग टू अचीव। और एग्ज़ाम सिचुएशन में जहाँ बिल्कुल आपको नए-नए टाइप के और सवाल मिलेंगे, आपको बाउंसर्स मिलेंगे, वहाँ अटेम्प्ट करना इज़ ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क। तो उस चीज़ को सिमुलेट करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आप मॉक टेस्ट दें। और मॉक टेस्ट से ये चीज़ बिल्कुल आप प्रैक्टिस में आ सकते हैं, तो मेंस के लिए तो आप जितने मॉक टेस्ट लिख सकते हैं लिखिए। एक बेसिक मिनिमम लेवल की आपकी पढ़ाई हो जानी चाहिए, सिलेबस से टॉपिक वाइज़ नोट्स बन जाने चाहिए। उसके बाद आप नए-नए सोर्सेज़ से रीडिंग पे मत जाइए, बट उन्हीं सोर्स को रिवाइज़ करके मॉक टेस्ट लिखने पे ध्यान दीजिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है मेंस का, ठीक है? अब चलिए मेंस में हम लोग जीएस का बात कर लिया, अब ऑप्शनल की बात करते हैं। पर्सनली मेरा ऑप्शनल था मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और मेरा दूसरा ऑप्शन था फॉरेस्ट्री। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करूँ तो मुझे कॉलेज डेज़ से ये चीज़ पता थी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग विल बी प्लेइंग अ गुड रोल इन माय करियर प्रोस्पेक्ट्स आगे। अगर यूपीएससी करना हो तो भी और अगर मान लो ना करना हो तो भी। तो मैंने कॉलेज में जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो काफ़ी अच्छे से किया था मैं पढ़ाई। तो वहाँ से एक बेस बना हुआ था मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, सेट था कि हाँ, लाइक इंजीनियरिंग किया हूँ, ढंग से किया हूँ, बट यूपीएससी में जब आते हैं इट्स कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। मतलब जो कॉलेज में आपकी पढ़ाई होती है और जो यहाँ पे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग ऑप्शन ले लें या कोई भी टेक्निकल ऑप्शन ले लें, वो बहुत ज़्यादा सिंक में नहीं होते हैं। तो उस गैप को कवर करने के लिए मैंने मेड इजी कोचिंग के नोट्स को यूटिलाइज़ किया। तो बेसिक्स अगर आपका कॉलेज में कवर्ड है, तो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा उनको करने में। आई थिंक किसी भी इंजीनियरिंग कोई ग्रेजुएट है, तो उसने अगर कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई की है, तो 5 टू 6 मंथ्स इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अगर वो कोई कोचिंग के नोट्स ले ले या फिर उनकी क्लासेस ले ले, तो वहाँ से वो कवर कर सकता है, चीज़ें अपना यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स का हेल्प नहीं लिया था। जैसे हर सब्जेक्ट के काफ़ी बुक्स आते हैं, जैसे रमन की पीके नाग है और और पावर प्लांट की पीके नाग आती है। बट मैंने इन बुक्स को स्टैंडर्ड बुक्स को मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया था। इनफैक्ट मेरे पास उतना टाइम ही नहीं बचा था क्योंकि 2022 से मैंने स्टार्ट किया अपना सीरियस प्रिपरेशन, फिर 22 में अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, फिर 23 में अटेम्प्ट दिया, तो उतना मेरे पास टाइम नहीं था कि स्टैंडर्ड बुक्स को मैं रेफर करूँ। तो मेरा यही था कि मैंने कोचिंग के नोट्स से हेल्प लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स अच्छे से बनाए, यही मेरी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्ट्रैटेजी। और सेकंडली बात करूँ मैं फॉरेस्ट्री की, तो फॉरेस्ट्री ऐसा ऑप्शनल है कि फॉरेस्ट्री मैंने सिविल सर्विसेज़ का मेंस दिया था सितंबर में खत्म हुआ। अक्टूबर में मैंने स्टार्ट किया फॉरेस्ट्री और नवंबर एंड में मेरा पेपर था आईएफएस का। तो इन अबाउट 1.5 मंथ्स मुझे फॉरेस्ट्री पूरा कवर करना था। मैंने सुन तो रखा था कि फॉरेस्ट्री लोग कर लेते हैं आसानी से, बट मैं जब पढ़ने जा रहा था तो मैंने रियलाइज़ किया कि इसे समझना तो आसान है, बट याद करके रिटेन करना उतना भी आसान नहीं है। तो फॉरेस्ट्री में याद करने वाली चीज़ें भी काफ़ी हैं, बट हाँ, इंटरेस्टिंग काफ़ी है सब्जेक्ट। तो इसके लिए मैंने कोचिंग का हेल्प लिया। मैंने एक्चुअली टाइम कंस्ट्रेंट होने की वज़ह से और थोड़ा पढ़ने में लाइक सिविल सर्विसेज़ का आप मेंस देते हो तो आप एक मेंटल टायर्डनेस होता है आप में, तो बहुत ज़्यादा ऐसा पढ़ने का मन करता नहीं है। तो मैंने 2 जगह से फॉरेस्ट्री की कोचिंग ले ली। एक तो मैं वाजीराम से किया था ऑफलाइन कोचिंग दिल्ली में फॉरेस्ट्री की, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला क्योंकि वो ऑफलाइन कोचिंग था। तो डेफ़िनिटली ऑफलाइन कोचिंग का जो सबसे बड़ा प्रोस है, वो है कि आप एक डिसिप्लिन में बंध जाते हैं। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला कि अगर मुझे पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है कभी, लेकिन मेरा क्लास है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने किया था और इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला। सेकंडली मैंने यूटिलाइज़ किया हॉर्नबिल कोचिंग के नोट्स के। हॉर्नबिल कोचिंग के नोट्स बिल्कुल पीवाईक्यू जो होते हैं फॉरेस्ट्री में पूछे हुए उस पे बेस्ड होते हैं। तो वो नोट्स वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड, वेरी लूसिड लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई, सबको आसानी से समझ में आने वाली वैसी है। तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। तो ये 2 मेरे रिसोर्सेज़ रहे थे। वाजीराम के मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग की थी और हॉर्नबिल के मैंने नोट्स पढ़े थे। कुछ लोग स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ते हैं, जैसे मनिका नंदन है एक,
बट मैंने वो नहीं पढ़ा था। काफ़ी वो मोटी-सी बुक है और थोड़ी आउटडेटेड सी है, तो पढ़ने में उसको उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो फॉरेस्ट्री की मेरी स्ट्रैटेजी यही रही थी। मॉक पेपर में फॉरेस्ट्री में सिर्फ़ एक ही फुल लेंथ दिया था ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। मेरा पढ़ के सिलेबस खत्म करने में टाइम काफ़ी चला गया था। बट हाँ, फॉरेस्ट्री में बोलना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ के अच्छे से कांसेप्ट समझ लेते हैं, इट्स अ डिसेंट सब्जेक्ट, आपको ठीक-ठाक मार्क्स आ जाएँगे। मेरे भी अराउंड टू इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे 212 मार्क्स आए फॉरेस्ट्री में, व्हिच अ डिसेंट स्कोर, नॉट वेरी गुड बट इट्स अ डिसेंट स्कोर टू गेट यू सिलेक्टेड इन द लिस्ट। तो फॉरेस्ट्री की मेरी ये स्ट्रैटेजी रही थी। और उसके बाद मैं बात करूँ अब नेक्स्ट स्टेज की, जो आता है आपका इंटरव्यू स्टेज। तो इंटरव्यू में ये चीज़ तो मैं बोलूँगा कि एक डैफ होता है भरना, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है। इसमें आप अपने हॉबीज़ भरते हैं, जॉब एक्सपीरियंस भरते हैं। वो आप जब मेन्स एक बार दे देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, डैफ में क्या-क्या भरना होता है। तो उसको काफ़ी अच्छे से भरना होता है, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट 40 टू 50% इंटरव्यू, या फिर कुछ लोगों का तो 70 टू 80% तक इंटरव्यू डैफ अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो डैफ में एक हॉबीज़ का कॉलम होता है, आपका को-करिकुलर एक्टिविटीज़ का कॉलम होता है। तो ये सब स्पेसिफिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं भरना, क्योंकि इसी से आपकी पर्सनैलिटी की यूनिक ट्रेट पता चल के आती है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है काफ़ी, उससे देखना कि कैसे आप बच्चे के क्या हॉबीज़ हैं। तो और आपके हॉबीज़ को आप कित हद तक परस्यू किए हैं। क्या आपने सिर्फ़ बोलने के लिए हॉबीज़ लिखी हैं या सही में आपका इंटरेस्ट है? ये सब चेक किया जाता है इंटरव्यू पैनल द्वारा। तो डैफ हो गया। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आपका इंटरव्यू का स्टेज है, काफ़ी हद तक इसमें लक इन्वॉल्व्ड है। ऑब्जेक्टिविटी तो बहुत नहीं है इस स्टेज पे, ये बोलना चाहूँगा। कुछ लोगों का ऐसा है कि पैनल कुछ ऐसे होते हैं कि किसी दिन अच्छे मूड में रहे, तो काफ़ी लोगों को अच्छे मार्क्स दे दिए। कुछ पैनल का ही ट्रेंड आप देखते हैं कि बिल्कुल डाउन साइड है। तो ये बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू में आप जाएँ तो अपने तरफ से अच्छे प्रिपरेशन करके जाएँ, मॉक इंटरव्यूज़ दें, लेकिन अगर आपको मार्क्स थोड़े 19-20 आते हैं, तो उसको लेके प्रिपेयर्ड रहें, बी प्रिपेयर्ड मेंटली। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं है। इंटरव्यू इज़ अ स्टेज कि जहाँ लक काफ़ी बड़ा गेम प्ले करता है। तो ये इंटरव्यू का प्रिपरेशन का है। और मॉक पैनल जहाँ मॉक पैनल की अगर बात करें, तो मॉक पैनल का रेलेवेंस तो है, बट उतना भी नहीं जितना कुछ लोगों को लगता है। जैसे मॉक पैनल से आप सोचेंगे कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होके हो जाएँ, वो कुछ लोगों के होते होंगे, बट मेजरली क्वेश्चन्स आपको न्यू ही टैकल करने होते हैं। तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है कि मॉक पैनल से आप क्या डिराइव कर रहे हैं उस चीज़ को समझें। मॉक पैनल का सबसे बड़ा यूटिलिटी होता है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स को आप कैसे टैकल कर रहे हैं। क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में लिखना और किसी के सामने फेस टू फेस बोलना, ये 2 बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम्स हैं। यहाँ बिल्कुल 2 अलग स्किल सेट प्ले में होते हैं। तो कोई अगर आँख में आँख डाल के आपके अगर कोई पूछ रहा है, तो आप वहाँ पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और तब जब आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो वो चीज़ आप मॉक में सीखते हैं। मॉक में सबसे बड़ा स्किल यही है। बाकी मॉक के फीडबैक को कंस्ट्रक्टिवली लेना है। बहुत जगह बहुत क्रिटिसिज़्म भी कर देते हैं मॉक में, बट उसको भी एक कंस्ट्रक्टिव वे में लेना है। बहुत उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। और असली इंटरव्यू यूपीएससी का जो होता है, वो मॉक इंटरव्यू से ज़्यादा कोर्डियल होता है। बोर्ड मेंबर्स आपको एक कंफर्टेबल ज़ोन में ले जाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आपसे क्वेश्चन्स करते हैं, ताकि आपका जो बेस्ट आंसर्स है वो निकल के आ सके। मतलब एक ये जनरल ट्रेंड है, ज़रूरत नहीं है कि सारे बोर्ड में ऐसा ही हो, बट मोस्टली ऐसा देखा गया है। मैं पर्सनली अपने इंटरव्यू की बात करूँ, तो मेरे इंटरव्यू में जो चेयरमैन थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर थे। सॉरी। तो डेफ़िनेटली सर का इंटरेस्ट था मिलिट्री बैकग्राउंड वाला। तो सर जाते-जाते मेरा आंसर और क्वेश्चन्स और आंसर्स इसी से शुरू हुआ कि वर्ल्ड वॉर पे कैसे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ क्या बढ़ रहे हैं देश। अलग-अलग यूक्रेन में वॉर जैसी स्थिति बनी हुई थी। इज़राइल और हमास का इधर वॉर चल रहा था, तो उसपे लगभग 20 से 25 मिनट का डिस्कशन मेरा चला राज शुक्ला सर के साथ। मैंने अपने तरफ से तो आंसर दिए थे, बट उतने सैटिस्फाइड नहीं लग रहे थे मुझे चेयरमैन सर। तो वो थोड़ा-सा तो मेरे लिए एक डाउनसाइड था इंटरव्यू में, बट मुझे था कि हाँ, अभी 3 पैनल मेंबर्स के और क्वेश्चन्स आने हैं।
और मुझे उनमें बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ देना है, कोई बैगेज कैरी नहीं करना है। लकीली जो बाकी तीनों मेंबर्स के क्वेश्चन्स थे, उनको मैंने काफ़ी अच्छे से आंसर किया। क्वेश्चन्स मोस्टली मेरे हॉबीज़ के अराउंड थे। मेरे जो एक्सपीरियंस थे, एक मीडिया बॉडी में का मेंबर था मैं अपने कॉलेज डेज़ में, उसके एक्सपीरियंस से रिलेटेड थे क्वेश्चन्स। फिर सिचुएशन बेस्ड थे, फॉरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन्स। तो और फॉरेस्ट लॉ से कुछ क्वेश्चन्स थे। तो इनको क्योंकि मैंने मॉक में अच्छे से इसको प्रैक्टिस किया हुआ था और मैंने अच्छे से तैयारी भी की थी इसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो इनको मैंने काफ़ी अच्छे से टैकल किया। लेकिन मैं फिर भी जब इंटरव्यू बोर्ड से बाहर निकला, तो काफ़ी स्केप्टिकल था। मुझे नहीं पता था मुझे कैसा आएगा, किस टाइप का नंबर आएगा, बट एक फीलिंग थी कि हाँ, अब हो गया जो होना था, नाउ आई एम रिलीव्ड। अब जाके थोड़ा आराम कर सकता हूँ, तो यही फीलिंग थी। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी गुड मार्क्स टू बी ऑनेस्ट, बट एज़ इट टर्न्ड आउट टू बी ऐसा हुआ कि इंटरव्यू में लाइक काफ़ी अच्छे मार्क्स, लाइक आउट ऑफ 300 मुझे 210 मार्क्स आए। तो दैट प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन मी गेटिंग सिलेक्टेड एंड गेटिंग दिस रैंक। तो आई थिंक इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज है जहाँ आप जो नहीं एक्सपेक्ट करते हैं वो हो जाता है और कभी-कभी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और इसके लिए जो बेस्ट तरीका वो है कि आप मेंस इतने अच्छे से लिखें कि डिस्पाइट इंटरव्यू बीइंग योर वन ऑफ द वर्स्ट डेज़, यू स्टिल मेक इट टू द लिस्ट। आप इतना इंश्योर करो, मेंस आपके हाथ में होता है। प्रीलिम्स और इंटरव्यू पे मैं बोलूँगा लक का काफ़ी गेम है। प्रीलिम्स में एक आध तुक्का ऊपर-नीचे और आप लिस्ट से अंदर या बाहर। इंटरव्यू में भी आप किस बोर्ड पे जा रहे हो, आपसे उस दिन क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या माइंडसेट से आप जा रहे हो, काफ़ी मैटर करता है। बट मेंस में अगर आपने एफर्ट डाला है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोर ऑफ़न देन नॉट, आपका वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट होता है मेंस में। मैंने ये देखा लोगों का। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेंस की प्रिपरेशन आप इतने अच्छे से करें, मेंस में आप इतने अच्छे स्कोर करें, इंटरव्यू का तो वन ऑफ डे भी आपको लिस्ट से एटलीस्ट बाहर ना करे। यही मेरा आपको ये रहेगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया। अब मेरा सर्विस प्रोफाइल का अगर बात करें तो एज़ आई हैव बीन सिलेक्टेड एज़ एन आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एज़ सम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि वी हैव 3 ऑल इंडिया सर्विसेज़, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस. IFS Indian Forest Services is one of the all India services. It is under the dual regulatory mechanism of the like state government and central government. तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, अपने पॉक्स के साथ आता है ये सर्विस। आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी आपको काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप सेंट्रल डिप्यूटेशन पे जा सकते हो, आप स्टेट कैडर में तो आप काम कर ही रहे हो। तो ये है। बाकी स्पेसिफिक बात करें तो फॉरेस्ट रिलेटेड वर्क्स लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ट्राइबल राइट्स एक्ट, इन चीज़ों में काफ़ी बड़ा रोल है एक आईएफएस ऑफिसर का। और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग ये सब सेंटर स्टेज ले रहा है काफ़ी डिस्कशंस में। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आईएफएस एज़ एन रोल ऑफ एन आईएफएस ऑफिसर। So I think this service is very good, will start gaining even more relevance in the future. उसके बाद अगर बात करें स्पेसिफिक रोल्स की, तो रोल्स तो बेसिकली वही हो गया आपका कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन आपका हो गया, ट्राइबल प्रोटेक्शन आपका हो गया, और जहाँ आपका मोर अर्बन ज़ोन है, तो वहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट्री के काफ़ी काम हो गए। तो इस तरह के रोल्स रहेंगे बेसिकली एज़ एन आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, ठीक है। अब बात करें डेली आवर्स ऑफ प्रिपरेशन, और कुछ लोगों का डाउट था कि टाइम टेबल कैसे बनाएँ, मोटिवेशन कैसे आता है और डेली आवर्स कितना पढ़ें। देखिए, डेली आवर काफ़ी लोगों का बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज़ है। कुछ लोग बहुत एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए 6-7 घंटे भी काफ़ी होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो बैठते हैं 4 घंटे, पढ़ते हैं 2 घंटे। तो उन लोगों के लिए ऑब्वियसली 12-14 घंटे भी कम पड़ जाएँगे। वो बिल्कुल आपका पर्सनल चीज़ है कि आप कितने एफिशिएंसी के साथ पढ़ पा रहे हैं। बट हाँ, ऑन एन एवरेज अगर आपको एक नंबर चाहिए ही, मैं बोलना चाहूँगा 8 टू 10 आवर्स ऑफ कंटीन्यूअस स्टडी, कंसिस्टेंट स्टडी इज़ वेल एंड इनफ टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। अगर आप बहुत एफिशिएंट हैं, तो आप 6 से 8 घंटे भी अच्छे से एफिशिएंटली पढ़ाई करें। बाकी आप अपने हॉबीज़ को परस्यू करें, अपने आप पेरेंट्स के साथ टाइम बिताएँ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताएँ, ये सब भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका डेली आवर्स के पीछे बहुत ज़्यादा ना भागें। बेसिकली आप देखें कि कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, किसी दिन आप अगर 6 के बदले आप 3-4 घंटे भी पढ़ लिए तो कोई बात नहीं, अगले दिन आप कंपेंसेट कर लें 1-2 एक्स्ट्रा पढ़ के। तो ऐसे ही चलता है प्रिपरेशन। हम लोग ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन्स का बेसिक नेचर होता है कि अपने बनाए रूल्स को ही तोड़ना।
तो ये तो हम लोग करते ही रहेंगे, बट इम्पोर्टेंट है कि उसका कंपेंसेशन भी करें। तो ऐसे चलता है आपका डेली आवर, कुछ ज़्यादा हवा इसको ना बनाएँ। और मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, तो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे कि मोटिवेशन कहाँ से आया, क्या आया? तो ये बोलना चाहूँगा कि एक सब मोटिवेशन का सोर्स कभी भी एक्सटर्नल आपको बहुत दिन तक मोटिवेटेड नहीं रख सकता है। मोटिवेशन आपको इंटरनली ही आ सकता है, और मोटिवेशन आपको तब आएगा जब आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे। सबका अपना कुछ-कुछ लाइफ में ट्रिगर पॉइंट होता है कि हाँ, इस वज़ह से मैं यूपीएससी में आना चाहता हूँ, किसी का कुछ एक्सपीरियंसेस होता है, किसी ने किसी को बोला होता है कुछ, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे, आपका मोटिवेशन बना रहेगा। जहाँ आपके लाइफ से डिसिप्लिन गया, आपकी लाइफ से मोटिवेशन जाएगा। तो मोटिवेशन जब भी आपके दिमाग में आए मोटिवेशन, आप उसको रिप्लेस कर लीजिए डिसिप्लिन से, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ही एक काइमेरा है जिसको बोलते हैं, मृग-मरीचिका। वो आप बस खोजते रहेंगे बट आपको मिलेगा नहीं। बट डिसिप्लिन कैन सेव यू थ्रू द होल प्रोसेस। दिस इज़ माय टेक ऑन मोटिवेशन, एंड दिस इज़ माय पर्सनल टेक। बहुत लोगों के बहुत अलग व्यूज़ भी हो सकते हैं इस पे, सो नो वरीज़। और टाइम टेबल का बात करें तो मैंने बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल अपने लिए कभी नहीं बनाया। मोटा-मोटा मुझे ये पता होता था कि हाँ, 1 वीक में मैंने ये टॉपिक उठाया तो 1 वीक में मुझे ये टॉपिक कर लेने हैं। बट डेली बहुत ज़्यादा मैं टाइम टेबल उस तरह का नहीं बनाता था कि हाँ, इस 1 घंटे में मुझे ये करना है, 1 घंटे में वो करना है, वैसा नहीं बनाता था। क्योंकि वो काफ़ी स्टेट ऑफ द माइंड पे डिपेंड करता है कि हाँ, इस समय मुझे पॉलिटी पढ़ने का मन हो रहा है। तो मैं ज़बरदस्ती अपना टाइम टेबल में अगर मैंने हिस्ट्री लिख लिया है, तो हिस्ट्री लेके उठा लूँ मैं, और मैं पढ़ भी ना पाऊँ, तो मेरा समय भी गया। तो उससे अच्छा होता है कि आप एक टारगेट अपने लिए फिक्स कर लें कि इस वीक में मुझे इस सब्जेक्ट को इतना कवर करना है, इस सब्जेक्ट को इतना कवर करना है। आप उस हिसाब से उसको पढ़ें। आप चाहें तो डेली टारगेट्स में उसको ब्रेक डाउन कर लें कि आज मुझे ये सब्जेक्ट इतना पढ़ना है, ये सब्जेक्ट इतना करना है, बट बहुत ज़्यादा माइक्रो प्लानिंग ना करें। माइक्रो प्लानिंग करने जाएँगे, तो फिर आपका वही होगा कि इतना माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है कि फिर अगले दिन से आप फ़ॉलो करना छोड़ देंगे। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, टाइम टेबल बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। इतना टाइम टेबल ना बना लें कि टाइम टेबल में ही टाइम टेबल बनाने का आपको स्पेस निकालना पड़ रहा है कि आज बैठे हैं, चलिए टाइम टेबल बनाते हैं। ये सब काम बिल्कुल नहीं करना है, फालतू की चीज़ें ये सब। यही आप टारगेट देखिए अपना, एक मैच्योर, आप सब लोग एक ग्रेजुएट इंसान हैं। एक एक ग्रेजुएट इंसान में इतनी तो मैच्योरिटी होती है कि अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनस ले, कि ये मैंने टारगेट सेट किया है, तो ये मैं करूँगा तभी सोऊँगा। यही होता है बस। अगर आप इतना करना सीख गए हैं, तो ना आपको डेली आवर की ज़रूरत है, ना आपको ऐसा कोई टाइम टेबल स्ट्रिक्टली घंटे-घंटे वार बनाने की ज़रूरत है। ठीक है? अब चलिए, अब बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की पूरे प्रिपरेशन में, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया भी काफ़ी पर्सनल चीज़ है। बहुत लोगों को आप देखेंगे कि सोशल मीडिया यूज़ करते हुए भी उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ, जो सोशल मीडिया पे बिल्कुल रहते हुए एग्ज़ाम निकाले और एक्टिव रहते हुए भी एग्ज़ाम निकाले हैं। बट आई वुड स्टिल से कि दैट इज़ एन एक्सेप्शन। सोशल मीडिया अवॉइड करना बेस्ट चीज़ होता है, जो आप कर सकते हो इस प्रिपरेशन में। सोशल मीडिया इज़ अ लाइफ ऑफ इल्यूज़न एंड अ लाइफ ऑफ कंपैरिज़न्स। वहाँ पे लोग अपने आप को वो पोर्ट्रे करते हैं जो एक्चुअल है नहीं। वो देख के आप में आ सकता है, जिसको बोलते हैं अपनी जेन ज़ी लैंग्वेज में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हाँ, इन लोगों की ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही है, मेरी तो ऐसी नहीं चल रही है, मेरे में तो कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है। तो उस चीज़ से बचें। आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट, कल को आप एक ऑफ़िसर होंगे, तो आप पे कई ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होंगी। आपको एक डिस्ट्रिक्ट चलाना होगा, आपको एक डिवीज़न चलाना होगा। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि एक सोशल मीडिया से आप दूरी अपना बनाए रखने की डिसिप्लिन, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने का डिसिप्लिन आप बना लें। बहुत लोग, फिर से मैंने बोला, सोशल मीडिया के साथ भी निकाले हैं, बट दैट इज़ एन एक्सेप्शन। एट लीस्ट एग्ज़ाम टाइम तक आप सोशल मीडिया को छोड़ें। अगर आपको कुछ यूज़ भी करना है, तो थोड़ा बहुत आप यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियोज़ देख लें। बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स आ गए हैं। आपको बहुत ऐसा कुछ बोरिंग कंटेंट नहीं देखना है, तो कुछ एनिमेशन वाले कंटेंट देख लें। कुछ आप वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंटरीज़ देख लीजिए, या फिर कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटरीज़ देखिए जहाँ आपका हॉबी है। ऐसी चीज़ें देखिए जो आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आ रही है। हो सकता है आप उन एग्ज़ाम्पल्स को अपने एसे में कोट कर लें, अपने एथिक्स में कोट कर लें।
ऐसे कुछ मेरे फ्रेंड्स ने क्वेश्चन्स पूछा हुआ था यहाँ कमेंट में, एसे कैसे लिखना है, एथिक्स कैसे लिखना है? तो एसे और एथिक्स की प्रिपरेशन बहुत कुछ अलग से नहीं करनी होती है कि एथिक्स में तो जो सिलेबस दिया है वो तो पढ़ना ही है डेफिनिटली, बट उसके अलावा जो एथिक्स में आपको मार्क्स फेच करेगा या फिर एसे आपके एसे को दूसरे से वो बेटर कर बनाएगा, वो है आपकी पर्सनल रियल लाइफ चीज़ें जो आपने ऑब्ज़र्व करी हो, आपके ओरिजिनल थॉट्स कैसे कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम्पल्स, आपके ओरिजिनल एग्ज़ाम्पल्स जो आपने किए हैं। आपने अगर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ अच्छी-अच्छी देख रखी हैं, कुछ ऑथर्स के अच्छे नॉवेल्स पढ़ रखे हैं, तो ऑब्वियसली वो ऐसे वैल्यू एडिशन से जो और कोई नहीं लिख पाएगा या फिर बहुत कम लोग लिख पाएँगे, तो दैट विल गिव यू एन एज। एग्ज़ामिनर जो पढ़ रहा है उसको भी आपके एग्ज़ाम्पल्स नहीं लगेंगे, उसको उसकी भी मोनोटोनी टूटेगी कि अगर 1000 कॉपी चेक किया है, 900 बच्चे ने अ, सेम ही चीज़ लिखा है और 100 बच्चे कुछ अलग नया लेकर के आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो लोग नए लेकर के आ रहे होंगे, फ्रेश आइडियाज़ उनको ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फ्री टाइम को यूज़ करिए प्रोडक्टिव बनाने में रादर देन यूजिंग सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे तो मेरा यही टेक है कि बेटर बी अवॉइडेड टिल यू गेट थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है? अब बात करते हैं कोचिंग की, ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑफलाइन कोचिंग कौन-सी बेहतर है? क्या दिल्ली जाना ज़रूरी है? तो मैं तो ये कहूँगा कि इस ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपके घर का माहौल कैसा है। जैसे मेरे घर का माहौल ऐसा है कि मुझे एक बिल्कुल प्राइवेट स्पेस मिल जाता था। ज़्यादा गेस्टिंग नहीं होती थी। मेरे मदर-फादर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि सॉरी कि जो पर्सनल कोचिंग के माध्यम से एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग में भी आजकल वही सेम जो वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, वही लाइव टेलीकास्ट होता है, बिल्कुल सेम। तो कोई अंतर नहीं है उसमें। और डिस्कशन का जहाँ तक बात करें, तो आप छोटे से पीयर ग्रुप बना सकते हैं। आप 2-3 लोग जो आप जिसको जानते हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें रह के आप पीयर ग्रुप बना सकते हैं। उतने लोग ही चाहिए होते हैं एक प्रोडक्टिव डिस्कशन के लिए। जो आप झुंड देखते हैं 8 लोग, 10 लोग का ग्रुप, वो कुछ पढ़ाई नहीं करते, वो चाय के टपरी पे बैठ के गप मारने के लिए होते हैं। तो यही बोलूँगा कि अगर किसी को लगता है कि दिल्ली जाने से एक पीयर ग्रुप बनेगा बड़ा, बहुत हेल्प होगा प्रिपरेशन में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2-3 आपके प्रोडक्टिव लोग, आपके जान-पहचान के लोग काफ़ी होते हैं इस प्रिपरेशन में आपके साथ रहने के लिए और डिस्कशन जो एक फ्रूटफुल होता है वो करने के लिए। तो आपके पास ऐसे लोग हैं और घर पे आपका एक माहौल है, बिल्कुल आप ऑनलाइन कोचिंग की मदद से आप कर सकते हैं तैयारी, कोई दो मत नहीं। लेकिन अगर हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, घर पे पढ़ ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, कुछ ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो क्लास छोड़ कर के फ़ोन चला रहे हैं, इस तरह का है सिचुएशन, तो फिर अपना समय ज़ाया ना करें। आप ऑफ़लाइन कोचिंग का हेल्प लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें और वो ऑफ़लाइन कोचिंग का हेल्प लेके भी एक डिसिप्लिन में बनते हैं, फिर वहाँ से बिल्कुल एक ट्रैक पकड़ लेते हैं और वो अपना गोल अचीव कर लेते हैं। तो आप अपने आप को एनालिसिस करिए कि आप कहाँ पे लाई करते हैं, उस हिसाब से आप देखें आपको ऑफ़लाइन कोचिंग करनी है, ऑनलाइन करनी है, दिल्ली जाना है या नहीं। तो इस पे ये है और आगे का बात करें जो अगला क्वेश्चन एफएक्यूज़ में आया है वो है प्लान बी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कब से लेना चाहिए? तो प्लान बी पे मेरा टेक ये है कि डिपेंड करता है आपका ये कैसा कंडीशन है, आपका क्या क्या एज में है आप, किस एज में आप प्रिपरेशन अब कर रहे हैं अभी? आपके कितने अटेम्प्ट्स ओवर हो चुके हैं? आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है? ये सब कुछ मिला कर के डिसीजन होता है, प्लान बी कब लेना है, क्या नहीं लेना है। मेरा मेरा सिचुएशन ऐसा था कि आई बिलॉन्ग टू प्रिविलेज्ड फैमिली तो मेरा ऐसा था कि मेरे बिल्कुल भी कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी ही नहीं। तो मैं बिल्कुल जॉब तो मैं किया, प्लेसमेंट लिया बट मैंने तुरंत क्विट करके मैंने प्रिपरेशन में फुल टाइम लग गया। बट मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ ऐसा, जिन्होंने जॉब के साथ-साथ इस प्रिपरेशन को निकाला हुआ है अच्छे से। तो अगर आपको कोई आप पे फाइनेंशियल ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लायबिलिटी है, तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट ना हो उस चीज़ को लेकर के कि फुल टाइम प्रिपरेशन अगर सब कुछ छोड़ के ही करें तभी होगा। काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं इस साल के ही आप काफ़ी टॉपर टॉप में सुन लें, काफ़ी लोगों ने जॉब करते हुए भी निकाला है। तो उसके साथ भी बिल्कुल निकाल सकते हैं और अच्छे से निकाल सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है? पहली बात और दूसरी बात, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं जॉब छोड़ना, तो वो भी काफ़ी सही ऑप्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये प्रिपरेशन ऐसा है कि जिसमें लॉन्ग आवर्स लगते हैं, तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा इस प्रिपरेशन को। तो अगर आप कर सकते हैं जॉब छोड़ के, तो बिल्कुल करिए
बट प्लान बी आप बिल्कुल साइड में ऐसा रखिए कि हाँ, मुझे इतने अटेम्प्ट्स देने हैं, उसके बाद मुझे इस चीज़ पे शिफ्ट करना है। आँख मूंद करके ऐसा नहीं है कि 5-6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट अपना बर्बाद किए जा रहे हैं और मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है आगे। मेरा ऐसा मानना है कि 2 अटेम्प्ट बिल्कुल सीरियस और फुल प्रिपरेशन के साथ आप दीजिए, बिना प्लान बी के ठीक है। बट उसके बाद एक प्लान बी होने के बाद ही आप आगे अटेम्प्ट्स कंटिन्यू करें। क्योंकि 2 अटेम्प्ट अगर आपने प्रिपरेशन फुल के साथ दे लिया है, मतलब कुछ न कुछ कहीं ऐसी चीज़ है कुछ जो छूट रही है और वो आपको तब तक पकड़ में नहीं आएगी जब उसको शांत दिमाग से बैठ कर के, ठंडे दिमाग से बैठ कर के उस पे चिंतन ना करें। वो तभी हो पाएगा जब आप एक फाइनेंशियल सिक्योर होंगे, तो प्लान बी इस केस में बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि एक अटेम्प्ट में इतना जान लगा दिया है कि उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे करें? तो उसके बाद भी आप एक अटेम्प्ट के बाद भी आप प्लान बी पे स्विच करके पहले एक कोई अच्छी स्टेबल जॉब देखें या आपके प्लान बी में आपकी स्टेट सर्विसेज़ हो सकती हैं, आरबीआई की नौकरी हो सकती है, नाबार्ड की नौकरी हो सकती है, काफ़ी है। अपने आप एप्टीट्यूड के हिसाब से डिसाइड करें। तो ये आपका प्लान बी का हो गया, कैसे इसको करना है। बट हाँ, ये मैं बोलूँगा 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा अगर आप दे रहे हैं लगातार, तो वो फिर काफ़ी बैकफ़ायर कर सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप चौथे, 5वें अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाल लें, बट आप सक्सेस स्टोरी जैसे सुनेंगे, बट बहुत सारे फेलियर स्टोरीज़ भी ऐसे होते हैं, कि सामने तो वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन लोग काफ़ी 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट अपने सारे अटेम्प्ट गँवा के काफ़ी फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन से मैं आपको बचने के लिए यही सजेशन देना चाहूँगा कि 2 अटेम्प्ट दे दें अच्छे से बिल्कुल फुल प्रिपरेशन के साथ, उसके बाद प्लान बी के साथ अपने आप रेडी रहें, उसपे स्विच कर लें, उसके बाद आप अपने फर्दर अटेम्प्ट्स दें। और आप 2 अटेम्प्ट्स के लिए आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप अब छोटे से ट्वीक्स करके अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा कुछ स्ट्रैटेजी बदल करके आप आगे के अटेम्प्ट्स भी दे सकते हैं वर्किंग एज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल और आपकी इक्वली हाई चांसेस रहेंगे क्वालीफाई करने के। तो मेरा प्लान बी पे यही थे। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो भी हैं, कमेंट सेक्शन में भी जो मैं डाउट देख रहा हूँ मोस्टली मैंने एड्रेस कर दिया है। अ, अगर किसी को कुछ नया डाउट हो तो प्लीज़ पूछें या फिर मेरा सोशल मीडिया हैंडल मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे एक्टिव हूँ, उस पे भी आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल दोनों मेरा सेम ही है, दिवाकर अंडरस्कोर स्वरूप अंडरस्कोर आईएफएस। आई रिपीट अगेन, दिवाकर अंडरस्कोर स्वरूप अंडरस्कोर आईएफएस। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे सेम आईडी है। आप कहीं भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर कभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो प्लीज़ हैव पेशेंस, आई विल गेट बैक टू यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। एंड यही है, बाकी तो मुझे कुछ न्यू डाउट्स दिख नहीं रहे हैं। मैंने सब एड्रेस कर ही दिए हैं मोस्टली। कुछ लोग अगर लेट से जॉइन किए थे सेशन तो प्लीज़ रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा। मैंने सारे मोस्टली डाउट्स कवर किए हैं, जनरल डाउट्स। किसी भी तरह के पर्सनल डाउट्स हों सीएसी, आईएफएस प्रिपरेशन के रिलेटेड कुछ ऐसा अगर जहाँ तक मेरी कैपेबिलिटी होगी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू मैसेज मी ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स आई हैव मेंशन्ड। So I will be ending this stream on this note. Everyone online, thank you and have a nice day. Thank you.